डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम एल्फर्ड है और मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एक शहर सैन फ्रांसिस्को का रहने वाला हूँ। यहाँ पर मैं एक पुलिस वाले का काम करता हूँ। हमारा काम बहुत मुश्किल भरा होता है, आप सोच नहीं सकते। शहर जितना बड़ा होता है वहाँ पर क्राइम भी उतना ही ज़्यादा होता है। दूर से देखने में ये शहर बहुत अच्छा लगता है, जैसे बाकी शहर होते हैं, लेकिन हर शहर की अलग मुसीबत होती है। वो आपको तब समझ में आएगी जब आप उस शहर में रहना शुरू करेंगे। इस शहर की भी एक परेशानी है। इस शहर में बहुत ज़्यादा गैंग बन चुकी है और उनमें आए दिन लड़ाई झगड़े चलते ही रहते हैं। वो एक दूसरे के लोगों को मारते ही रहते हैं। आम लोगों को तो लाशें मिलती हैं और वो सोचते हैं क्या ये किसी कातिल का काम है या किसी सीरियल किलर का काम है या कोई ऐसी शक्ति जो इनको मार रही हो। लोगों को हम असलियत बता नहीं सकते और इन गैंग्स के भी रूल होते हैं। किसी को भी मारने के बाद ये नहीं कहना है कि ये इस गैंग का काम है, बस वो मारकर चले जाते हैं और उनकी दहशत शहर में फैल जाती है। इसी तरह उन अंधेरे गलियारों में हमें कई लाशें मिलती हैं जो गैंगवार का निशाना बन चुके होते हैं। धीरे धीरे ये क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। शहर भी बड़ा होता जा रहा है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लग चुकी हैं। बड़े बड़े महंगे काम यहाँ पर चलाए जाते हैं। फिल्म की शूटिंग भी यहाँ पर होती है। टूरिस्ट भी यहाँ पर घूमने आते हैं। शहर में कमाई तो बहुत है, लेकिन क्राइम को खत्म करना हमारा काम है और हम इसमें कुछ नाकाम से हो रहे हैं। पिछले बहुत समय से काफ़ी ऐसी गैंग्स बन गई हैं जिसकी जानकारी हम निकाल नहीं पा रहे हैं। चाइनीज़ गैंग, थाई गैंग, वियतनामीश गैंग और ऐसी गैंग्स के लोग कहाँ से ऑपरेट करते हैं, उनके ठिकाने जानना हमारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है। लेकिन पिछले 2 सालों से हमें कई लाशें ऐसी मिल रही हैं जिसकी जानकारी देने से भी लोग डरने लगे हैं। ये गैंग वाले अपने शरीर पर खास टैटू बनाकर रखते हैं जिससे पहचान हो जाती है ये किस गैंग से बिलोंग करते हैं। लेकिन कुछ लोगों को पकड़ा जाए और उनके सामने उनकी गवाही दिलाई जाए तो भी वो मानने को तैयार ही नहीं होते। कई ऐसी लाशें उन गलियारों में पाई जाती हैं जिनकी जानकारी देने से उनकी ज़बान थर थर कांपने लगती है। कोई ऐसा जिससे बड़ी बड़ी गैंग्स डरती हो। कौन हो सकता है? क्या कोई ऐसी शातिर नई गैंग जिससे सब बाकी गैंग्स डरने लगी हैं, उनकी दहशत यहाँ पर फैलने लगी है? कौन हो सकता है वो? क्या वो अकेला काम करता है या उसकी गैंग बहुत ज़्यादा बड़ी है? इसकी जानकारी कोई दे नहीं पाता। हर कोई या तो डरता रहता है या खुद को मार लेता है जानकारी देने से पहले। मुझे ये खास टास्क दिया गया था कि मैं उसे ढूंढ कर निकालूं। मैंने भी वो काम शुरू कर दिया। सबसे पहले तो हमने छापे मारने शुरू किए। ऐसे नाइट क्लब, ऐसी जगह जहाँ पर गलत धंधे होते हों, वहाँ पर हम छापे मारते और ख़ास लोगों को पकड़ते जिन पर हमें शक होता। भले ही ये बड़ी बड़ी गैंग्स थी, लेकिन पुलिस वालों से डरते थे। हमारे छापे के बाद कुछ लोग भाग जाते, कुछ लोगों को हम पकड़ लेते। जिनको पकड़ते उनसे गवाही लेने की कोशिश करते। हमें खास जानना था आखिर वो कौन सी नई गैंग है जिससे सब डरते हैं। जिसे वो मारते हैं उसके बारे में बताने से हर कोई डरना शुरू हो जाता है, भागना शुरू हो जाता है, खुद को मारने तक पर उतारू हो जाता है। आखिर कौन है वो? हमने कई लोगों को पकड़ा था, गवाही लेने की कोशिश की थी। उन सब ने बताने से मना कर दिया। कुछ ने अपनी ज़बान काट ली, कुछ ने अपनी नब्ज़ काट ली। हो सकता है वो बहुत ज़्यादा वफादार हों। इसके बाद एक आदमी जो नया नया वो ज्वाइन कर चुका था, उसे पकड़ने के बाद हमने सोचा उससे गवाही ली जाए, लेकिन वो खुद को मार पाता, खुद को काट पाता उससे पहले ही हमने उसे जकड़ लिया था। हमने खुफिया जगह पर उसे रखा हुआ था। ये कोई सरकारी काम नहीं था।
सरकारी काम नियमों के तहत किए जाते हैं। हम उसे बांध नहीं सकते थे, उसे बंदी बनाया नहीं जा सकता था। एक खास जगह पर रखना होता और उसे आज़ादी भी होती बोलने की, चुप रहने की। इस तरह से तो हम उगलवा नहीं सकते। इसीलिए तो यहाँ पर कई लोग खुद को मार चुके थे। इसे हमने बांध कर रखा हुआ था और वो कहे जा रहा था मुझे जाने दो। हम जाने नहीं दे सकते थे। हमने वो इंजेक्शन मंगवाया जिससे शरीर में दिल की धड़कन बहुत कम हो जाती है, दिमाग आधा काम करने लगता है और उसके बाद वो आदमी खुद ब खुद बोलने लगता है। वो बेहोश हो जाता है, लेकिन अगर हम उससे सवाल करें तो वो जवाब देता है। वो इंजेक्शन लगाकर हमने उसे बेहोश कर दिया था और अब आखिरी रास्ता था उससे ये जानने का, कौन है वो जो नई गैंग चला रहा है, वो कौन है। वो बेहोश था, उससे सवाल किए जाने शुरू हो गए। बाकी गैंग्स के सवाल, साधारण सवाल, वो कहाँ से है, उसकी बीवी का नाम, वो कब इस देश में आया, वो हर एक सवाल का जवाब देता रहा। ऐसे ही काम करता है ये इंजेक्शन। इसके बाद गैंग के सवाल, तुम्हारा लीडर कौन है, वो कहाँ पर रहता है और उसकी कितनी फैक्ट्रीज है, कितना पैसा है उसके पास। वो ज़रा भी नहीं कांपा था, हर चीज़ उसने बता दी थी। लेकिन जब सवाल शुरू हुए, वो कौन है जो सबको गला काट कर मारता है, छाती पर निशान बनाकर मारता है, कौन है वो जो नई गैंग चला रहा है। वो ज़बान कांपे जा रही थी। हमारा दिमाग दो हिस्सों में बंटा हुआ होता है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड यानी कि हमारी चेतना, जिससे हम डरते हैं, हम खुश होते हैं। हम इस इंजेक्शन से चेतना को बंद कर देते हैं और सबकॉन्शियस माइंड से वो जानकारी निकलवाते हैं। उसमें कोई डर नहीं होता। लेकिन इस सवाल को करने के बाद वो डरने लगा था। सबकॉन्शियस माइंड भी डरने लगा था। ऐसी क्या चीज़ है जिससे सबकॉन्शियस माइंड भी डरता हो? मैं बार बार ये सवाल कर रहा था, कौन है वो, कौन है वो। उसकी ज़बान चलने वाली होती, लेकिन वो खुद को रोक लेता। उसने एक शब्द कहा था, शैतान, शैतान। ये कहता जा रहा था और उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी। वो बहुत ज़्यादा डरने लगा था। उसके माथे पर पसीना आने लगा था। मैं जल्दी से उससे और सारे सवाल करना चाहता था। कहाँ है वो, उसे कैसे ढूंढा जाए, उसे कैसे ढूंढा जाए। उसने जवाब दिया था, वो तुम्हें ढूंढता है, तुम उसे नहीं ढूंढ सकते। अब वो मुझे भी मारेगा, मेरे परिवार को भी मार देगा, कोई सबूत नहीं बचेगा। मैंने कहा, तुम्हें कैसे मारेगा, तुम हमारे पास हो, तुम नहीं मर सकते, तुम्हारे परिवार को हम सुरक्षित कर लेंगे। वो कांपने लगा था, पसीना सर से निकलने लगा था और अचानक उसके दिल ने काम करना बंद कर दिया। वो हमारे सामने मरा था। जैसे इतना ज़्यादा डर गया कि दिल काम करना बंद कर गया। वो उस शैतान के हाथों मरने से डर रहा था कि यहीं झटके से मर गया। क्या हुआ उसके साथ? ऐसी कौन सी शक्ति है जिससे वो इतना ज़्यादा डर रहा था? मैंने सीनियर्स को ये बताया और कोई भी मेरी बात मानने को तैयार नहीं। उसे कैसे पकड़ा जाए, हमारे पास कुछ भी नहीं था। हम जब भी वहाँ पर छापा मारते तो हर कोई हमारे सामने गवाही नहीं देता, बल्कि अपनी ज़बान काट लेते और चुप हो जाते। मैंने कहा, नया तरीका अपनाना होगा। मुझे खुद किसी गैंग के अंदर जाना होगा, तब जाकर मैं निकाल पाऊंगा वो सबूत जिससे हम इन गैंग्स के बारे में भी पता कर पाएंगे, इसी के साथ उस शैतान के बारे में भी पता कर पाएंगे। कौन है इतना बड़ा विलन जो यहाँ गैंग चला रहा है और अपना नाम भी शैतान रखा हुआ है? मैंने सबसे पहले एक षड्यंत्र रचा। मैंने ये ड्यूटी ऑफ कर दी। मैंने रिज़ाइन ले लिया और ये सब एक तरकीब थी। रिज़ाइन लेने के बाद मैंने अपने हेयर कलर को चेंज किया। मैंने अपनी दाढ़ी काट ली। अब मेरा चेहरा बदला बदला सा लग रहा था और कोई भी मुझे पहचान नहीं सकता था। अब मुझे किसी नाइट क्लब में काम करना था। वहाँ पर मैं काम करता, उसके बाद धीरे धीरे मैं लिंक बनाने की कोशिश करता। मैंने एक नाइट क्लब में काम करना शुरू कर दिया। वहाँ बड़े बड़े गैंगस्टर आया करते थे, उनकी मीटिंग हुआ करती थी। सबसे पहले मैं वेटर का काम कर रहा था और वहाँ मैं बार बार कोई ना कोई चीज़ लेकर उनके पास जाता। कभी कभी उनको शक होता, कभी कभी वो मुझे टिप देते और बाहर जाने को कह देते। इस तरह भी काम बन नहीं पा रहा था। मैं उन गैंगस्टर से बात करना चाहता था, उनकी टीम को ज्वाइन करना चाहता था।
एक गैंग ज्वाइन करने के बाद ही अंदर वाले सारे नियम में जान पाता, लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी। 4 महीने उस नाइट क्लब में मैं काम करता रहा। हमें लाशें मिलती जा रही थी, मुझ पर दबाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन किसी गैंग के अंदर घुसना इतना भी आसान नहीं होता। उस नाइट क्लब को छोड़कर मैं किसी और जगह जाना चाहता था। मैंने एक ऐसा रेस्टोरेंट ढूंढा जहां पर गैंग के लोग बहुत ज्यादा आया करते थे। ये एक टूटा हुआ रेस्टोरेंट था। यहाँ पर बहुत गंदी चीजें मिलती थी। गंदी कहूँ तो इतनी खराब तरीके से बनाई गई चीजें कि आपको वो बहुत ज्यादा बीमार कर सकती हैं। टेबल भी साफ नहीं होते थे और वहाँ पर एक लड़का काम करता था, रोजल वहाँ बहुत ज़्यादा सफाई किया करता। वो बहुत बीमार भी रहा करता था। उसे शायद कोई बीमारी थी, उसके इलाज के लिए उसे पैसे चाहिए थे और वो यहाँ पर फंसा हुआ था। उस पर कई गैंग वाले बहुत भरोसा करते थे क्योंकि वो बहुत समय से यहीं काम कर रहा था। कभी उसने धोखा नहीं दिया था। पुलिस वालों ने कभी उसे पकड़ा नहीं क्योंकि अगर कोई गैंग के अंदर नहीं है तो उसे पकड़ा नहीं जा सकता। मैंने उससे बात करना शुरू कर दी थी। मैं चाहता था कि मैं किसी गैंग में जाऊं और वो शायद मेरी मदद कर सकता था। वो किसी गैंग में नहीं था, लेकिन उसकी जान पहचान तो थी। वो मुझे बताता गया किससे किस तरह से बात करनी है और कौन ज़्यादा टिप देता है। मैं बार बार उसके सामने कहता जाता कि मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए, मेरा इतने छोटे छोटे टिप में काम नहीं चलता। वो कहता ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन मैं ज़िद करने लगता। वहाँ 2 महीने तक काम करता रहा था मैं। उस लड़के का असली नाम रोज़मेरी था। मैं उसके नाम पर बहुत ज़्यादा हंसता था, इसीलिए वो मुझ पर गुस्सा रहता था। उसने कहा कि उसे गैंग वालों ने ही पाला है, लेकिन उसे एक बीमारी थी, इसलिए उसे यहाँ काम पर रखा। कोई भी गैंग उसे अपना नहीं रही थी। उसके नाम पर सब हंसा करते थे, इसीलिए यहाँ वो रेस्टोरेंट में काम करता रहा। हर किसी की वो मदद करता और उसे कुछ पैसे मिल जाते। इस तरह उसका काम चलता रहता। यहाँ मैं उससे ज़्यादा नज़दीकी बढ़ा रहा था। इसके बाद वो मुझे बताता गया कई अंदरूनी राज जो मेरे काम आ सकते थे। मेरा चेहरा चाइनीज़ से नहीं मिलता था क्योंकि मैं अमेरिका का रहने वाला था, ना वियतनामीज जैसा था, तो मैं सिर्फ मैक्सिकन गैंग में जा सकता था। उसने भी कहा उसके लिंक मैक्सिकन गैंग में हैं। कई नए ज्वाइन कर चुके लोग वो मुझे मैक्सिकन गैंग में पहुंचा सकते हैं, लेकिन खास नियमों का पालन करना होगा। जो वो कहते हैं वो करना होगा और भागना बिल्कुल नहीं है। उसने मेरी बात उन गैंग वालों से करवाई, लेकिन वो मेरा टेस्ट लेना चाहते थे। वो चाहते थे मैं कितना क्रूर हूँ वो देखें। मैं उनके थोड़े बहुत काम करूं, उसके बाद वो मुझे मैक्सिकन गैंग में अंदर आने देंगे। उन्होंने मुझे बिल्कुल पहचाना नहीं था और मुझ पर यकीन उनका बनने लगा था, लेकिन पहले मुझे कई टास्क दिए गए। उन टास्क को पूरा करने के बाद ही मैं अंदर घुस पाता। रोज़मेरी हमेशा मेरे साथ रहता क्योंकि मैं खुद को मिलने वाली टिप भी उसे दे दिया करता था। मुझे इतने पैसों से कोई फ़ायदा नहीं था और शायद वो अपनी बीमारी ठीक करवा पाता। वो बिल्कुल भी नशे नहीं करता था। मुझे वो बहुत अच्छा लगने लगा था और मुझे कभी कभी उस पर तरस भी बहुत आता। मैं उससे भी सवाल करता था आखिर वो कौन है जो लोगों को मारता है, उसे शैतान कहा जाता है। उसने जवाब दिया था शैतान? मुझे नहीं पता। उसकी कांपती हुई ज़बान ने मुझे बता दिया था। मैं उसका भरोसा जीतूंगा, उसके बाद ही वो बता पाएगा। अब धीरे धीरे मैं करीब होने की कोशिश कर रहा था। मुझे ड्रग्स दिए जाते और ख़ास जगह पर मुझे वो ड्रग्स पहुंचाने होते। मैं कभी भी नशे का सेवन नहीं करता क्योंकि अगर मुझे लत लग गई तो मैं बुरा फंसूंगा। मैं उन नशों को डिलीवर करने के लिए ख़ास जगह पर जाता और वहाँ भी खतरा बहुत ज़्यादा होता। मुझे वो ड्रग्स डिलीवर करने होते, पैसे लेकर वापस आना होता। शुरू में पहले महीने काफ़ी थोड़े थोड़े ड्रग्स के पाउच थे जो मुझे और गैंग्स तक पहुंचाने होते। खतरे में जाता मैं और वापस आ जाता, लेकिन एक बार एक बड़ा बक्सा था जिसमें ड्रग्स थे, अलग अलग तरह के ड्रग्स, और मुझे कहा गया था तुम्हें ये डिलीवर भी करने हैं, पैसों को लेकर भी आना है। मैं एक बंजर सी ज़मीन पर पहुंचा था। ये इलाका नेवाडा का था। बंजर जगह पर मैं अपनी गाड़ी लेकर खड़ा था। मैं अकेला। बक्सा इतना बड़ा, अगर किसी ने हमला करके वो बक्सा मुझसे छीन लिया तो मैं गया।
ये सोचता सोचता मैं पागल होने की कगार पर था और वहां काले रंग की 5 गाड़ियां आई थी। 5 गाड़ियों में बड़ी बड़ी गन्स लेकर वो गैंगस्टर बाहर निकले थे और उनका लीडर समोअन माल्टा, वो समोअन माल्टा बाहर निकला और वो मोटा सा आदमी चलने में सक्षम नहीं था। उससे चला ही नहीं जा रहा था, वो इतना ज़्यादा मोटा था। 2 लोग उसके कंधे को पकड़कर उसे आगे की तरफ ले जा रहे थे, लेकिन उसके मुंह में सिगार था। मेरे करीब आकर कहने लगा, पहले सामान दिखाओ फिर पैसे मिलेंगे। वहां पर मैंने वो बक्सा खोला और मेरे होश उड़ गए। वो बक्सा खाली था। खाली बक्सा देकर मुझे यहाँ तक पहुँचाया गया था और ये गैंगस्टर मुझसे सामान चाहते थे। उन्हें लगा ये सामान मैं चुरा चुका हूँ, जबकि उन्होंने मुझे ये सामान दिया ही नहीं। मुझे इतना बुरा फंसाया था कि मैं डर गया था। मैं दोबारा उनसे कहने लगा, मुझे गाड़ी के आगे देखना होगा, शायद वो दूसरा वाला बक्सा ना हो। उन्होंने कहा, देखो। वो पीछे ही खड़े थे। उन्हें अब तक मुझ पर पूरी तरह से शक नहीं हुआ था, लेकिन मेरे पास कोई और बक्सा नहीं था। मैं गाड़ी में बैठा, गाड़ी स्टार्ट की और भगाने लगा। गोलियों की बौछार पीछे से हो रही थी, लेकिन मैं उनसे दूर जाना चाहता था। वो 5 गाड़ियां मेरे पीछे लगी हुई थी और मौत मुझे नजर आने लगी थी। कहीं उन्हें मुझ पर शक तो नहीं हो गया कि मैं पुलिस वाला हूं, इसीलिए उन्होंने खाली बक्सा दे दिया। मैं कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन मैं वहां से भागा था। मैं एक ऐसे पुराने खंडहर से गैरेज में पहुंचा जहां गाड़ी लगाकर मैं छिपना चाहता था, लेकिन शायद उन्होंने देख लिया मैं छिप रहा हूं। घेर लिया था मुझे चारों तरफ से। मैं उस गैरेज से बाहर आता उससे पहले बाहर गोलियां चलनी शुरू हो गई। वहां गोलियां इस तरह से चल रही थी जैसे किसी और गैंग ने हमला कर दिया हो। गोलियां चलती जा रही थी। कुछ देर बाद गोलियां चलना कम हुई और बहुत समय बाद गोलियां बिल्कुल बंद हो गई और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें ही आईं। मैं छिपता हुआ उस गैरेज से बाहर निकला था। समोअन माल्टा ज़मीन पर पड़ा था। गाड़ियों पर छेद हुए थे। वहाँ लाशें बिछी थी उस गैंग की, और एक काले चोले में आदमी एक पैर उसकी छाती पर रखे हुए वो लंबे से नाखूनों से उसके मुंह पर निशान बना रहा था। उसने समोअन माल्टा को मारने से पहले चेहरे पर अपने नाखूनों से निशान बनाए, छाती पर निशान बनाए, और जैसे उसके शरीर से धुआं सा निकल रहा था। मैं जानना चाहता था ये कौन है। वो देख तक नहीं रहा था पीछे कि मैं जिंदा हूं या नहीं, और मैं भी छिपकर बस उसे देखता रहा। समोअन माल्टा को नाखूनों से मारा था, तड़पा तड़पा कर उस निशान को बनाने के बाद। उसने उसका गला अपने नाखूनों से रेता था और मरते हुए मैंने देखा था। वो वहीं पर खड़ा हुआ, वो एक गाड़ी में बैठा और वहां से चला गया। मैं वो था जो जिंदा बचा था उससे। मैं घबरा सा गया था। उसके बाद मैं गाड़ी उठाकर वापस आया था। मैं सीधा रोजमेरी के पास आया था। मैं नहीं जानता था मैं किसके पास जाऊं। क्या मैं किसी पर भरोसा कर सकता हूं? रोजमेरी ने मुझे बताया था उन्होंने तुम्हारा टेस्ट दिया होगा और तुम बुरी तरह फंस गए। यहाँ पर ऐसा ही टेस्ट दिया जाता है, उसके बाद ही कोई बच पाता है। अब मुझे मैक्सिकन गैंग में ज्वाइन करवा दिया गया था। मेरी कलाई पर एक निशान गुदवा दिया गया। मैं वो ज्वाइन कर चुका था, लेकिन मुझे अकेले को काफ़ी डर लग रहा था। अंदरूनी बातें तो मैं पता कर सकता था, लेकिन मुझे डर था ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे अगर मैंने बगावत की। मैं हमेशा अपने साथ रोजमेरी को रखता था, क्योंकि मुझे भी काम के काफ़ी पैसे मिलते और मैं रोजमेरी को आधे पैसे दे देता। मैं हमेशा उससे कहता कि मुझे तुम पर भरोसा है, तुम हमेशा मेरे साथ रहो, तुम मेरे पहले दोस्त बने, मैं हमेशा तुम्हें अपने पास रखूँगा। रोजमेरी काफ़ी गरीब था, उसके शरीर में कई विकार थे। उसकी दोनों टांगें थोड़ी टेढ़ी थी, वो सही तरह से खड़ा नहीं हो सकता था। उसकी उंगलियां भी मुड़ी हुई थी, लेकिन वो टिप के सहारे जीता था। लेकिन अब वो मुझसे भारी भरकम रकम ले रहा था। मैं अपने साथ रखने की रकम उसे दे रहा था, क्योंकि उसे जानकारी बहुत थी। मैं वो सवाल उससे 1 महीने तक करता रहा था। कौन था वो काले चोले वाला, उसने बताया तक नहीं। लेकिन वो गैंग ज्वाइन करवाने के बाद अकेले में उस रेस्टोरेंट में बिठाकर उसने कहा था, तुम जानते हो शैतान कौन है? शैतान जो अकेला ही अपनी गैंग चलाता है।
उसे गैंगस्टर नहीं, मॉन्स्टर कहा जाता है। वो जिसके भी खिलाफ जाता है उसे मार देता है। उसे मारने की नाकाम कोशिशें मिलकर भी कई गैंग ने की थी, लेकिन उसे मारना भी जैसे नामुमकिन है। कोई समझ ही नहीं पाता उसका असली चेहरा कैसा है। उसने कभी भी अपना चोला नहीं उतारा। वो कहाँ से आता है, कहाँ चला जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता। लेकिन जिसे मारना हो वो चेतावनी देता है। पहले दी गई चेतावनी के बाद ही वो उसे मारता है। और मरने वाला चाहे जितने भी लोगों को अपने साथ रख दे, वो शैतान किसी को नहीं छोड़ता। कोई नहीं जानता शैतान कहाँ से आता है, कहाँ चला जाता है, लेकिन मारता वो अपनी मर्जी से है। क्योंकि उसने समोअन गैंग के लीडर को मारा था, इसलिए समोअन गैंग बदला भी चाहती थी उस शैतान से, और मेरे भी वो दुश्मन बन गए थे। मुझे मारने के लिए भी वो तरकीबें लगाए जा रहे थे। लेकिन गैंग्स के कुछ नियम होते हैं। एक ऐसी खास जगह जहाँ पर बिजनेस किया जाए, वो बिल्डिंग, उसके अंदर पहुँचने के बाद किसी का भी कत्ल नहीं किया जाता। मैं भी एक ऐसे रेस्टोरेंट में था। ये था रोज़मेरी का वही रेस्टोरेंट। इसके अंदर किसी को भी मारा नहीं जा सकता। अगर कोई इस रेस्टोरेंट के अंदर है, भले ही उसने 50 कत्ल किए हों, सभी की सभी गैंग्स वहाँ पर आ जाएं, तो इस रेस्टोरेंट के अंदर भी किसी को मारा नहीं जाता। ये नियम है। अगर कोई मारा जाता तो वो नियमों के खिलाफ जाता और सब गैंग्स मिलकर उसे मार देती। इसलिए सब डरते थे, नियमों का पालन करते थे। मेरे भी खिलाफ थी समोअन गैंग, और बाकी कई गैंग वाले मुझसे जानना चाहते थे वहाँ पर हुआ क्या। मैंने भी सच्चाई बता दी। शैतान आया था, और उसके बाद हर कोई मुझे चुप कराने लगा। उसका नाम नहीं यहाँ पर लेते। कहते हैं वो अकेला तो काम करता है, लेकिन उसके लिए भी कई काम करते हैं। वो हमारे आसपास छिपे हुए होते हैं। कोई भी हो सकता है जो हमारी खबर उस तक पहुँचा दे। तुम वहाँ छिपे थे, तुम्हारे बारे में शायद वो जानता नहीं था। अगर जानता तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ता। मैं वो था जिसने शैतान को देखा था, बस मैं चेहरा नहीं देख पाया। कैसे जूते पहनता है वो, कैसा काला चोला पहनता है वो, मैंने वो पीछे से देखा था। और मैं अपनी मैक्सिकन गैंग को बताए जा रहा था। मेरी मैक्सिकन गैंग भी अब उससे उलझना नहीं चाहती थी। नियम थे कि हम किसी के बारे में नहीं बताएंगे। मुझे इसके बाद पुलिस ने उठवा लिया। मैं एक जगह ड्रग्स लेकर जा रहा था, और हमने जो प्लान बनाया था उसी के तहत मुझे उठवा लिया गया। मुझे इंटेरोगेशन के लिए ले जाया गया, और ख़ास लोग जिन्हें इस मिशन के बारे में पता था वो मुझसे इंटेरोगेट कर रहे थे। कैमरे बंद किए गए, माइक बंद किए गए, और वहाँ पर मैं उनको बताता गया। शैतान नाम का कोई इंसान है जो वहाँ पर अकेला गैंग चलाता है। कहते हैं अपने साथ वो किसी को लेकर नहीं जाता, लेकिन वो मारता भी अकेला है। उसके कुछ साथी हो सकते हैं, सिर्फ हो सकते हैं कहा जाता है, और हर कोई उसकी बात करने से डरता है। मैं जो जानता था, समोअन गैंग की जानकारी, मैक्सिकन गैंग की जानकारी, वो सब मैं उनको दे चुका था। उसके बाद वो काम करने वाले थे, और मैंने तरकीब लगाई थी यहाँ भागने की। मुझे पूरी तरह से खाली गलियारा दिया गया। एक बंदूक दी गई। एक पुलिस वाले को मैं गोली मारता और वहाँ से निकल जाता। वो पुलिस वाला भी जल्दबाजी में वहाँ से भागता, और मैं खिड़की के रास्ते से वहाँ से निकल जाता। सब कुछ प्लान के तहत हुआ, और मुझे पुलिस वालों ने ही पुलिस के उस ऑफिस से भगवा दिया। मैं दोबारा उसी रेस्टोरेंट में पहुँच गया था, और वहाँ पर रोज़मेरी को मैंने बताया, मैं बड़ी मुश्किल से पुलिस स्टेशन से भाग कर आया हूँ। रोज़मेरी ने भी कह दिया था, अब ये ठिकाना सुरक्षित नहीं होगा। वो पुलिस वाले तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ पर आएंगे, और उन्हें तुम पर शक है। याद रखना, अगर पुलिस वाले पकड़ ले, सच कभी नहीं बताना है। अगर तुमने उसे शैतान का सच बताया, कहते हैं शैतान हमारे आसपास ही है, उसे अगर उसकी जानकारी मिल गई तो वो जानकारी देने वाले को जिंदा नहीं छोड़ता। मुझे पता है वो काले रंग की कैडिलैक चलाता है, और ये जानकारी मैंने किसी को नहीं दी थी। रोज़मेरी तक को नहीं बताया, पुलिस वालों को भी नहीं बताया। मुझे हर किसी पर शक था, और उसे मुझे खुद अकेले को ढूंढना था। इसके बाद मैं अकेला लग पड़ा। मैं जानना चाहता था वो काले रंग की कैडिलैक किसकी है, जिसके ऊपर एक अजीब सा शैतान का निशान बना हुआ है। यकीनन जो भी उस गाड़ी को चलाता होगा, या तो वो शैतान होगा
या उसका कोई आदमी। उस काली कैडलैक को ढूंढते ढूंढते मैं कई जगह जाता गया, खास अड्डे जो अलग अलग गैंग्स के होते। मैं छिपकर समोअन गैंग के बीच भी घुसा था जहां मुझे मौत का खतरा था। उनके बीच भी मैं जानना चाहता था कहीं ये उनके साथ ही काम करने वाला कोई आदमी तो नहीं। 1 महीने तक काले रंग की उस कैडलैक को मैं ढूंढता रहा था जिससे मैं कोई ना कोई लिंक तो आगे जोड़ पाता। मैं इकलौता इंसान था इस 2 सालों में जिसने काले चोले में उसे देखा था और उसकी गाड़ी तक को देखा था। चुपचाप उस गाड़ी को ढूंढता ढूंढता मैं एक कबाड़ खाने में पहुंच गया। उस कबाड़ खाने में मुझे वो काली कैडलैक तो मिली, लेकिन उसके टायर गायब थे। उसके इंजन में जंग लगा हुआ था। मैं पहचान गया था ये कैडलैक तो वही है, लेकिन इसके इंजन में जंग लगा है और टायर नहीं है। तो जिसने भी इसका इस्तेमाल किया, टायर निकाले, इंजन निकाला, जंग खाया इंजन यहाँ रखा और गाड़ी को कबाड़ खाने में दोबारा रख दिया ताकि कोई शक ना करे। यहाँ से ऑपरेट करता है वो शैतान। मुझे यहीं पर ज़्यादा निगरानी रखनी होगी। मुझे रोज़मेरी पूछा करता था कि तुम कहाँ जाते हो, मुझे बिना साथ ले जाए। मैं कहता था खास मिशन है मेरा, मैं गैंग्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे माफ़ करना, ज़्यादा बता नहीं सकता। रोज़मेरी से भी मैं छिपा रहा था कि मैं शैतान को ढूंढ रहा हूँ। मैं उस कबाड़ खाने में छिप छिप कर जाया करता था और उसके बाद 15 दिन मैं वहाँ पर जाता रहा। कई लोग मारे गए थे जिनकी छाती पर वैसे ही निशान मिले थे। तब मैं ये ठान चुका था कि यहाँ पर तो मुझे सब कुछ मिलने वाला नहीं। हो सकता है वो और गाड़ियों का इस्तेमाल भी करता हो, लेकिन इस कबाड़ खाने से कोई भी किसी गाड़ी को बदल कर लेकर नहीं गया। तो मैं सोचने लगा पहले तो इस गाड़ी का इतिहास ढूंढता हूँ, शायद उससे कोई कड़ी जुड़ जाए। इसके बाद मैं उस गाड़ी की जानकारी इकट्ठा करता गया और मुझे ये पता चला ये गाड़ी नई नहीं है, 35 साल पुरानी ये गाड़ी। 35 साल पहले कोई था जो इस गाड़ी को चलाया करता था और उसका रिश्ता भी शैतान से माना जाता था। रशियन मास्टर कोस्त्रा यहाँ पर गैंग चलाता था और सबसे बड़ा गैंगस्टर कहलाया जाता था। उससे सभी डरते थे, लेकिन उसके साथ लड़ाई भी करते थे। अलग अलग जो गैंग्स हैं उस समय इतनी बड़ी नहीं थी जितनी रशियन गैंग थी। कोस्त्रा ज़्यादातर पुरानी चीज़ों में ध्यान रखता था और वो भगवान को बिल्कुल माना नहीं करता था, वो शैतान को मानता था। लेकिन वो पुरानी चीज़ें इकट्ठा करता गया, दिमाग पुरानी चीज़ों में लगाता गया। उसकी रशियन गैंग वहीं की वहीं थी, जबकि नई नई गैंग पनपने लगी थी। इसके बाद उसके जितने साथी थे वो उस पर दबाव बनाए जा रहे थे कि रशियन गैंग बाकियों को पहले ही मार दे, वरना बाकी गैंग बड़ी हो जाएंगी। उसने ध्यान नहीं दिया, उसका ध्यान और चीज़ों पर था। वो शैतानी चीज़ें इकट्ठा करना ज़्यादा पसंद किया करता था। उसके बाद कोस्त्रा वहाँ पुरानी पुरानी किताबें रखे उस लाइब्रेरी में था जब उस पर हमला किया था रशियन गैंग ने ही। वहाँ बाकी भी लीडर बनना चाहते थे और लीडर बनने का एक ही तो तरीका होता है, पहले वाले लीडर को मार दो और उसके बाद ज़्यादा लोगों का साथ ले लो और लीडर बन जाओ। रशियन गैंग सबसे बड़ी थी और उसे आगे ऐसे ही बढ़ाया जा सकता था। कहते हैं वो बड़ी लाइब्रेरी जहाँ पर नियम बनाए गए थे, कोई भी किसी का कत्ल नहीं कर सकता। हर गैंग के मेंबर इस नियम को मानते थे, लेकिन रशियन गैंग के मेंबर्स ने ही कोस्त्रा को वहां जलाने की कोशिश की थी। कई लोग मारे गए थे। कहते हैं कि वहां रशियन गैंग के लगभग 200 लोग थे। कोस्त्रा के समेत 200 के 200 रशियन लोग मारे गए थे। पूरी की पूरी गैंग वहां खत्म हो गई थी। हथियार, हर चीज वहां पर बाद में जली हुई बरामद की गई थी। लाशें निकाली गई थी 201 और उनमें से एक लाश कोस्त्रा की पहचान ली गई थी। आज भी कोस्त्रा की मिसालें दी जाती हैं। सबसे क्रूर गैंग लीडर जो रहम नहीं किया करता था, लेकिन धोखा दिया था रशियन गैंग्स ने उसे, इसीलिए वो मारा गया। बाद में उसकी बात होना भी बंद हो गई। अब इसकी कड़ी शैतान से कैसे जोड़ूं? 35 सालों से वो बिल्कुल शांत रहा होगा। क्या वो मर गया था या भी जिंदा है? वो लाश उसकी मिली थी और उसका डीएनए टेस्ट भी करवाया गया था। सच में माना गया कि कोस्त्रा मर गया, लेकिन 35 सालों बाद आखिर उसकी गाड़ी का इस्तेमाल करता कौन है?
सवाल बहुत सारे थे और जवाब चाहिए था, क्योंकि कड़ियाँ सिर्फ शैतान के कारण दोनों की जुड़ती थी। अगर ये गाड़ी और शैतान की बात ना हो तो दोनों में कोई भी समानता नहीं थी। हो सकता है कोस्त्रा का कोई रिश्तेदार जो यहाँ पर दोबारा रशियन गैंग बनाने की कोशिश कर रहा हो। यहाँ अब रशियन गैंग बहुत ही कमज़ोर है और उसके कुछ मेंबर शहर से बाहर ही रहते हैं। जब भी वो यहाँ पर आते हैं बाकी सब गैंग वाले मिलकर उन्हें मार देते हैं। रशियन गैंग दोबारा पनप ही नहीं रही है। एक छोटा सा सबूत ज़रूर मेरे हाथ लगा था। हमारी ही मैक्सिकन गैंग के एक मेंबर को उसे शैतान ने मारा था, लेकिन अभी वो अधमरा पड़ा था। वो शैतान जब उसे मार रहा था बाकी गैंग वाले भी वहाँ पर आ गए। काफ़ी गैंग्स इकट्ठी आ गई थी तो वो शैतान जैसे वहाँ बीच से ही गायब हो गया, भीड़ के बीच कहीं घुस गया और अधमरे उस मेंबर से हमने पूछा था आखिर कुछ तो बताए। वो बस बोलता रह गया था शैतान शैतान, और उसके बाद वहाँ उसने एक नंबर की तरफ इशारा किया था। सामने पड़ी हुई एक गाड़ी, वो गाड़ी को वहीं छोड़ गया था। ये एक पुरानी कबाड़ सी गाड़ी थी, उसे लेकर वो वहाँ पर आया था और कबाड़ गाड़ी उसे वहीं छोड़नी पड़ी और उसे वहाँ से निकलना पड़ा। इससे पहले कि बाकी उस गाड़ी के बारे में कुछ पता लगाते, मुझे सबसे पहले उस गाड़ी के बारे में पता लगाना था ताकि मैं बाकियों से आगे रह पाता। सबसे पहले मैं पता कर पाता शैतान के बारे में, तो मैंने उसके बारे में ढूंढना शुरू कर दिया। मैं जैसे जैसे ढूंढता गया मुझे काफ़ी डरावनी सी खबरें मिलती गईं। वहाँ जितने लोग उस समय उसे शैतान को पकड़ने के लिए इकट्ठे आए थे और शैतान को निकलना पड़ा था, 2 दिन में हर एक मारा गया, हर एक, कोई भी नहीं बचा। वो शैतान वहाँ से तो निकल गया, लेकिन जैसे हर किसी को उसने मार दिया। उसके बाद दहशत और ज़्यादा बढ़ गई थी कि शैतान को अगर पकड़ने की कोशिश भी करो तो वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। वो कहाँ से आता है, कहाँ चला जाता है, कैसे मारता है, वो इतना करीब कैसे पहुँच जाता है, गैंग्स के बीच में पहुँचकर उस भीड़ के बीच में लोगों को मारकर चला जाता है, लेकिन कैसे पकड़ में आता ही नहीं, कोई अनजान उन्हें दिखता ही नहीं। अब उन्होंने उस गाड़ी का पता लगाना बंद कर दिया था। मैं अकेला था जो उस गाड़ी के बारे में पता लगाना चाहता था। उसी कबाड़ खाने में मैंने ढूंढा उस गाड़ी को, वो गाड़ी वहाँ पर नहीं मिली। इसके बाद मुझे लगा जैसे वो कड़ी कोस्त्रा के साथ जुड़ती तो है। कोस्त्रा का ऑफिस कहाँ हुआ करता था? शहर के बाहर उन खंडहरों में, उस कब्रिस्तान के बीच उन्होंने वो ऑफिस बनाया हुआ था जिसके बारे में कोई जानता नहीं था। हर कोई वहाँ आने से डरता था, रशियन गैंग मेंबर्स भी। वो लाइब्रेरी भी वहीं पर बनी हुई थी। मुझे असली पता लग गया था। मैं वहाँ पर पहुँचा और वहाँ राख के सिवा कुछ नहीं मिला था। वो जली हुई गाड़ी के निशान, वहीं पर खड़ी होगी वो गाड़ी और वहीं से निकाली गई थी, क्योंकि वहाँ साफ जगह थी एक गाड़ी की, उतने ही आकार की जगह बिल्कुल साफ। गाड़ी को यहाँ से निकाला गया। अब जो भी ऑपरेट कर रहा है शायद इसी तरह अलग अलग जगह से पुरानी चीज़ों को ला रहा है, उससे ऑपरेट कर रहा है, लोगों को मार रहा है और उन्हीं के बीच कहीं गायब हो रहा है। मैं ढूंढना चाहता था उसे और रोज़ मेरी बार बार पूछा करता, तुम अकेले कहाँ पर जाते हो? मुझे अब रोज़मेरी से भी डर लगने लगा था, क्योंकि रोज़मेरी इन गैंग्स के लिए बहुत ज़्यादा वफादार था। अगर उसे ये पता चल जाता कि मैं यहाँ शैतान को पकड़ने के लिए आया हुआ हूँ, अंडर कवर एजेंट हूँ, वो सब गैंग्स को ये बता देता और मेरी जान के दुश्मन सब होते। सब गैंग्स वालों से इकट्ठा मुझे लड़ना पड़ता। दगाबाज को सब मिलकर मारते हैं और मैं शायद वो दगाबाज था, इसीलिए मैं बहुत डरने सा लगा था। जो भी करना होगा जल्दी करना होगा। ये रात का समय था और मैं उस कब्रिस्तान में, उस रशियन पुराने ऑफिस में ये खंगाल रहा था कि मुझे क्या मिलता है। वहाँ कई जगह लाशों के परखच्चे अब भी पड़े हुए थे। 2 लाशें यहाँ से निकाली गई थी और मांस के टुकड़े जो यहाँ उधड़ चुके थे छोड़ दिए गए थे। उनके निशान थे जैसे चमड़ा गलकर वहाँ चिपक गया हो, पिघल कर चिपका हो। वो ऐसे ऐसे निशानों को देखकर भी मैं डर रहा था, लेकिन मैं कोई ऐसी चीज़ चाहता था जिससे ये जान पाता मैं कोस्त्रा को कैसे पहचान पाऊँ। क्या ये कोस्त्रा है? वहाँ किसी मैं अंडरग्राउंड जगह को ढूंढ रहा था। कोई ना कोई ऐसी जगह तो होगी जहाँ छिपने के लिए बनाया गया हो।
कोई ऐसी जगह जहां पर खास किताबों को रखा गया हो। मैं ऐसी जगह वहां ऑफिस में ढूंढता गया और मुझे मिली ही नहीं। लेकिन छत पर एक पेंटिंग थी जो आग के कारण अब भी झुलसी नहीं थी। उसमें कोस्त्रा ने अपनी कब्र बनाई हुई थी। कोस्त्रा की कब्र मरने से पहले ही वो यहाँ बना गया होगा, वैसी पेंटिंग। और मैं उस कब्र को देखते ही पहचानने सा लगा था। ऐसी ही कब्र सबसे आगे बनाई गई है। इस कब्रिस्तान को शैतान का कब्रिस्तान कहा जाता है। यहाँ सबसे पीछे भगवान की एक कब्र बनाई गई है, सबसे आगे शैतान की एक कब्र बनाई गई है। मेरी आंखें जैसे चमकी थी। ये कब्र तो बिल्कुल वैसी कब्र लगती है। मैं कब्रिस्तान के अब आगे गया था, उस कब्र के पत्थर को हटा रहा था और जैसे ही मैंने वो पत्थर हटाया, उसमें एक प्लास्टिक की लाश थी। शायद इसे शैतान की लाश कहकर यहाँ रखा होगा, लेकिन उस प्लास्टिक की लाश के हाथ में एक छोटी सी चाबी। लेकिन ये चाबी लगती कहाँ पर होगी? उसी लाश के पास एक छेद बना हुआ था, वहाँ चाबी जैसा निशान। उस चाबी को जैसे ही मैंने वहाँ पर लगाया, एक दरवाज़ा नीचे की तरफ खुला था। वहाँ लाश के पास ही नीचे जाने का रास्ता भी था। उस कब्र को और आगे की तरफ धकेला जा सकता था। उस पूरी की पूरी कब्र के ऊपर का ढक्कन ही नहीं, पूरी कब्र को मैंने एक तरफ किया और नीचे जाने का रास्ता। इतने सालों से बंद ये अंडरग्राउंड जगह जहाँ जाया जा सकता था। मैं सीढ़ियाँ उतर कर वहाँ पहुँचा था और देख कर हैरान। वहाँ किताबें ही किताबें थी, भयानक से भयानक चीज़ें, एंटीक चीज़ें। कुछ को घुन खा चुका था, लेकिन अब भी कई चीज़ें मौजूद थी। लाइट मेरे हाथ में टॉर्च की थी, उसी से मैं देखे जा रहा था। वहाँ मिट्टी भी जमा थी और पैरों के निशान भी छपे हुए थे। बहुत सारी चीज़ें मिली मुझे और बहुत सारी किताबें। सामने तस्वीर देखी थी मैंने कोस्त्रा की। वो तस्वीर भयानक सी लग रही थी, एक क्रूर शख्स की तस्वीर, और नीचे रखी कई किताबें। मैं पहली किताब जो सबसे मोटी थी वो खास किताब को पढ़ने लगा। उसमें लिखा हुआ था कोस्त्रा कर क्या रहा था। वो इस गैंग को चला ही इसलिए रहा था क्योंकि सबसे ताकतवर इंसान काली दुनिया में छा सकता है। काली दुनिया यानी कि जहाँ गैंगस्टर काम करते हैं, अपराधी रहते हैं, वो छिपकर चुराई चीज़ों को आगे तक पहुँचाते हैं। वहाँ तक पहुँच बनाने के लिए वो गैंगस्टर बना था। वो इन चीज़ों को इकट्ठा कर रहा था ताकि शैतानी शक्तियों को पाया जा सके। उसका मकसद गैंग चलाना नहीं, शैतानी शक्तियाँ पाना था। वो पहुँच भी गया था, लेकिन रविवार की उस शाम उसे आखिरी बार मंत्रोच्चारण करना था और अपने शरीर में बलि देनी थी। अपने शरीर के अंगों को काट कर वो बलि देता। लेकिन उसी शाम तो यहाँ पर वो गैंग वॉर हुई थी, जिसमें पूरी की पूरी लाइब्रेरी जली थी और कोस्त्रा भी मारा गया था। मेरा दिमाग फटने को आ रहा था। ये कहानियाँ किस तरफ ले जाए जा रही हैं? मैं भूतों पर, शैतानों पर यकीन नहीं करता, लेकिन कोस्त्रा की बात किसी न किसी तरह यहाँ पर जुड़ती तो होगी। कोई ना कोई उसकी औलाद, कोई उसका रिश्तेदार, कोई तो होगा। यहाँ किसी ने भी उसके किसी रिश्तेदार को कभी देखा नहीं था। कहते हैं वो भी अनजान था, जैसे ये शैतान अनजान है। इन दोनों में कोई तो रिश्ता है। जैसे ही मैं उस कब्र से बाहर निकला था, मेरे होश उड़ गए थे। यहाँ कई गाड़ियाँ खड़ी थी, कई गैंग लीडर खड़े थे, सब एक साथ इकट्ठे हुए। वो करना क्या चाहते थे? भीड़ हजारों में थी, हजारों में, कब्रिस्तान को घेरे हुए। मैं जब ऊपर आया था, वो बंदूकें मेरी तरफ तान दी गई थी। वो सब जान गए थे मैं कौन हूँ। किसी पुलिस वाले ने अंदरूनी खबर यहाँ पहुँचा दी थी और वो शख्स जिस पर मैं यकीन करता था, रोज़मेरी, उसने सबको बता दिया था। सब गैंग्स वहाँ पहुँच गई थी। एक नज़र मेरी रोज़मेरी पर भी पड़ी थी। रोज़मेरी ने अपनी नज़रें झुका ली थी। मैं जानता हूँ गैंग्स के कुछ नियम है और वो नियमों का पालन उन्हें करना पड़ता है। मुझे घसीट कर उसी लाइब्रेरी के अंदर ले जाया गया था।
वहाँ पेट्रोल की बड़ी बड़ी कैंस रखे गए थे। वहाँ मुझे जलाने का पूरा प्लान था। सारी की सारी गैंग्स एक साथ एक जगह इकट्ठा हुई थी और ये चीज़ 35 साल बाद हो रही थी। इससे पहले कभी भी वो सारी गैंग्स इकट्ठा नहीं हुई थी और मुझे टांग दिया गया था सूली पर। मेरे हाथों में कीले गाड़ दी गई थी। मुझे उसी तरह मारा जा रहा था जिस तरह यीशु मसीह को टांगा गया था सूली पर। मुझे सबके सामने मारा जाना था ताकि मैं एक मिसाल बन पाऊं। मेरे हाथों में वो कीलें गाड़ी जानी थी, लेकिन अभी रस्सियों से बांधा गया था। मैं वो दर्द सहन नहीं कर सकता था। मैं कोई भगवान का बच्चा नहीं हूं। मैं ये दर्द कैसे सहूंगा? मैं रो रहा था। मुझे गद्दारी की सजा मिलनी थी, लेकिन अचानक वहां धुआं, किसी ने आंसू गैस की गोले फेंके थे जिस कारण वहां पर धुआं हो गया था। उस धुएं में गोलियों की आवाज़ें, वो गोलियों की आवाज़ें कभी इधर से आती कभी उधर से, किसी के चिल्लाने की आवाज़ कभी किसी के। हर कोई जैसे एक दूसरे को मारे जा रहा था। हर कोई, मैंने देखा मेरी आंखों के सामने दो साथी, उन्होंने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। वो एक दूसरे का गला रेतना चाहते थे, एक दूसरे के ऊपर चढ़कर। हर कोई एक दूसरे से लड़ने लगा था। आवाज़ एक ही, शैतान आ गया है, शैतान आ गया है, वो बचकर जाना नहीं चाहिए। यहाँ हर कोई एक दूसरे को क्यों मार रहा था मैं नहीं जानता, लेकिन बार बार काले चोले वाला उस धुएं से निकलता और उस धुएं में गायब हो जाता। धुआं छटने में आधा घंटा लगा था और लगभग 2700 लोगों की लाशें पड़ी थी वहां पर। सारे गैंग लीडर इकट्ठे एक जगह पर मारे गए थे और एक इंसान था जो काले चोले में खड़ा सामने मुझसे नजरें मिलाने के लिए, जैसे मुझे मारने के लिए जैसे रुका हुआ था। इससे कैसे बचूंगा? जो 2700 लोगों को मार सकता है, मैं इससे कैसे बचूंगा? वो काले चोले में चलता हुआ मेरे करीब आया था। उसने सर नीचे किया हुआ था और चेहरा मैं देख नहीं पा रहा था। मैंने बस एक ही सवाल किया था, मैं जानता हूं तुम मुझे मारने वाले हो, लेकिन क्या मरने से पहले मैं सच्चाई जान सकता हूं? सच्चाई जाने बिना मरना काफी अजीबोगरीब होगा। उसने भी हंसी में कहा था, सच्चाई जानना तुम्हारा हक है, मेरा अधूरा काम पूरा हुआ। उसने वो काला चोला अपने चेहरे से पीछे किया था। ये शक्ल मैं जानता था, रोज़मेरी जिसके शरीर में विकार थे, लेकिन अब उसकी वो बाजुएं बिल्कुल सीधी, उसकी टांगें बिल्कुल सीधी और उसके चेहरे पर वो शैतानी मुस्कान। वो हंस रहा था और मैं उससे जानना चाहता था, क्यों, कैसे? तुम तो वहां उस रेस्टोरेंट में काम करते हो, तुम कब निकलते हो, कब लोगों को मारते हो और कब गायब हो जाते हो? मैं जान ही नहीं पाया, तुम ये कैसे करते हो? क्या तुम अकेले काम करते हो या सबके साथ मिलकर? तो उसने कहा था, मैं अकेला काम करता हूं, जैसे हमेशा से अकेला ही काम करता था कोस्त्रा। अब तक मरा नहीं हूं मैं। 33 सालों से कैद था और 2 सालों से आज़ाद हुआ हूं। इस आज़ादी में मुझे सबको ख़त्म करना था। आज वो मकसद भी मैंने पूरा किया। पूरा शहर आज़ाद कर दिया उन गैंग से जो मुझे मार कर बनी थी। मैं शहंशाह हूँ इस शहर का, आज भी शहंशाह ही हूँ। ये कोस्त्रा था, लेकिन अब सवाल कैसे? 33 सालों से वो इंसान जवान कैसे रह सकता है? और हंसते हुए उसने कहा था, जवान, मैं रूप तक बदल सकता हूँ। मेरी आंखों के सामने उसने कई गैंग लीडर्स के रूप बदले, कई गैंगस्टर के रूप बदले। वो रूप बदल सकता था, आकार में आ सकता था और चोले में भी अपने आप पहुंच जाता। वो कपड़े भी अपने उस चोले से बना लेता। इसीलिए बार बार वो अपनी शक्ल बदलकर हर जगह पहुंचता और वहां से गायब हो जाता, क्योंकि वो रूप बदल सकता था। यहाँ सबने एक दूसरे को इसीलिए मारना शुरू किया क्योंकि ये रूप बदल बदल कर उनके चेहरे लेकर उनके सामने चोले में आता और हर किसी को लगता उन्हीं का साथी शैतान है। 2700 लोग आपस में लड़ लड़ कर मरे थे। उसने एक आकार,
मेरे एक पुलिस वाले साथी का भी बनाया था। मेरा वो साथी जो हमारे साथ ही काम किया करता था, लेकिन वो गायब हो गया। वो कहाँ से आया था, कहाँ गया, किसी को पता नहीं। मेरा एक कैदी जो जेल में बंद था, जिससे मैंने सब कुछ कहा था, वो पुलिस में भी आया करता था, वो संसद में भी आया करता था, वो हर किसी का रूप इख्तियार करके हर जगह पहुंच जाता था, हर जानकारी ले लेता था और बनकर रहता था वो रोजमेरी, ताकि कोई जान ना पाए। ये भी उसका रूप था जो शायद वो दोबारा इख्तियार नहीं करेगा। वो रात जब उसे जलाया गया था, उसे मंत्रोच्चारण करना था, लेकिन जलते हुए शरीर से वो बलि नहीं दे सकता था। उसने पूरे शरीर के हिस्से करने से पहले खुद को खुद ही जलाया और उस किताब में कैद किया। शैतानी नंबर 33 सालों के लिए उसे कैद करता और 33 सालों की कैद उसे आज़ादी देती इस शक्तियों के साथ। अब वो आज़ाद था और मेरे सवालों का जवाब दे चुका था। मैं सब जान गया था और हक्का बक्का अब उसके रहमो करम पर था और उसने इख्तियार किया था वो शरीर जो कमिश्नर का था। मेरे सामने वो कहने लगा था, ऑफिसर, तुमने अच्छा काम किया, अब नीचे उतर आओ, तुम्हें कोई नहीं मारेगा। मेरी आंखों के सामने वो वहां से निकला था। वो उस दरवाजे से बाहर जा रहा था और मैं अपनी रस्सियां खोलने में नाकाम, बड़ी मुश्किल से हाथ छुड़ा पाया था और तब तक वो कब्रिस्तान से बाहर। मैं दोबारा जान नहीं पाया वो कहां पर है। वैसी ही लाशें अब सैन फ्रांसिस्को में नहीं, अलग अलग जगहों पर मिलती हैं। उसका मकसद क्या है मैं नहीं जानता, उसे पकड़ा कैसे जाए मैं ये भी नहीं जानता। एक ऐसा बहरूपिया जो आपके करीब भी हो सकता है, आपका सबसे अच्छा दोस्त, आपकी पत्नी, आपकी माँ, हर किसी रूप में वो आ सकता है। आप किस पर यकीन करेंगे? मैं पिछले 2 सालों से नहीं जानता अब उसे कैसे पकड़ना है, लेकिन जब भी कहीं से वो खबर आती है मैं जान जाता हूँ ये वही है। अब ये वहाँ काम कर रहा है, लेकिन किस मकसद से, ढूंढने की आज भी कोशिश कर रहा हूँ। क्या आप जानते हैं एक ऐसे इंसान को कैसे पकड़ा जा सकता है जो बहरूपिया हो और बहुत शक्तिशाली?